तो अब तक हमने सीख लिया था कि हम दो संख्याओं का लसाअ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ देख लिया था, एलसीएम देख लिया था। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन लिए थे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था आपके लिए, 2, 3 और 5 होमवर्क में दिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया था, इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया था, होमवर्क में दिया था। उम्मीद है कि आपने रफ में प्रैक्टिस किया होगा। नहीं हुआ है, नहीं, अगर प्रैक्टिस किया है नहीं हुआ है तो अभी हम करवाएंगे ये। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसमें क्या निकालना था, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। तो हमने इसको आराम से देख लिया था, पहले भाग दिए फिर क्रम से देते गए और इनको गुणन के रूप में लिख दिया। इसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना था और इनमें जांच करनी थी कि इनका गुणनफल किसके बराबर आता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। हमने दो संख्याओं का यहाँ पे निकाला था, तो इसका गुणन यहाँ पे लिख लेना। इसका आ जाएगा 13×7=91 और गुना 2 182। तो यहाँ पे इसका 182 इसका गुणन आ रहा है। तो जब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे तो ये कितना आया, यहाँ पे ये आ गया अपने पास 2326, और ये भी गुणन कितना आया था, 2326। तो इस प्रकार हमने बोला था कि ये दोनों संख्याएं, इनका गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के। तो हमने ये देख लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो पॉइंट रह गए हैं, होमवर्क दिया था, उनको करवा देते हैं जल्दी से। उनको सबसे पहले आप क्या करना, जो भी हम करवा रहे हैं इसको पहले रफ में किया करो, फिर इसको प्रॉपर प्रश्नावली 1.2 का प्रॉपर पूरा चैप्टर वाइज डाल के इसको हल करना है। ऐसे नहीं करना है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, एक क्वेश्चन वहां पे कर दिया, तो ऐसे फिर बाद में रिवीजन करते टाइम पे दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जब हम आपको समझा रहे हैं तो आप एक रफ साथ में लेके बैठे और रफ से प्रैक्टिस करें, पहले रफ में लिखें। और जब रफ में लिख लेंगे तो उसके बाद जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, फिर इसको फेयर में उतारें, जिससे आसानी रहेगी, गलतियां कम होंगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 5, इनका जल्दी से क्या कर लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो लिखिए इसमें, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा रह गया था, ये होमवर्क दिया था हमने दूसरा। इसमें क्या करना था, 156 156 के अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो कुछ बच्चों ने कर लिए होंगे, तो इनका 2 का भाग जाएगा, मैं जल्दी जल्दी से करा देता हूँ। 78 बार जाएगा, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 2 का जाएगा 3 और 9 बार, फिर 3 का जाएगा, 3 का 13 बार, और फिर 13 का 1 बार। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहले मैंने 2 का दिया, 2 का चला गया। क्यों, 2 की भाजकता का नियम क्या है, इकाई का अंक सम होना चाहिए, तो मैंने पहचान लिया कि इसमें 2 का जाएगा। इसमें भी सम संख्या है तो इसमें जाएगा, इसमें सम नहीं है तो इसमें 2 से ऊपर देखेंगे अभाज्य संख्या 3 आती है। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। तो देखो 3 + 9, तो 3 9 12 हो गए, तो 12 में 3 का जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसलिए मैंने किसका दिया भाग, 3 का भाग दे दिया। अब इसके बाद हमें किसका देना है, 13 प्राप्त हुआ, तो 13 में अभाज्य संख्या है तो किसका जाएगा, 13 का ही भाग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 13 का भाग देके इसको लिख दिया। तो इस प्रकार से हमें मिल गए 156 के 2 × 2 × 3 × 13। इसी प्रकार हमें किसके करना है, इसी प्रकार हमें करना है क्वेश्चन नंबर, हमने छोड़ा था तीसरा, तीसरे में था 3825, 3825। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस में ज्यादा रफ में प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आते जाएंगे। तो सबसे पहले किसका जाएगा, देखो इसमें इकाई का अंक क्या नहीं है, इकाई का अंक सम नहीं है, तो किसका जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा। फिर आगे विचार करते हैं किस पे, 3 पे करते हैं, तो यहाँ पे 3 का देंगे, 3 का जाएगा इसमें 1 2 7 5, ये रफ में भाग दे के देखना। मैं ये होमवर्क दिया हुआ है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 4 2 5 बार जाएगा, और फिर देखो इसमें 3 का नहीं जा रहा, 4 और 2 6 और 5 11 होते हैं, तो इस संख्याओं का योग क्या है,
इन संख्या अंकों का योग कितना है? 11 है। तो 11 में 3 का नहीं जाता, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब जाएगा इसमें 5 का। क्यों? इकाई का अंक 5 है। तो 5 का देंगे तो 5 8 40 और 5 25। तो यहाँ पे फिर 5 का जाएगा 17 बार। अब 17 क्या है? खुद से एक अभाज्य संख्या, तो एक बार जाएगा 17 का। तो इस प्रकार से हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गए? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये इसके आंसर हो गए। ये इसका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फोर्थ तो मैंने करवा दिया था, चौथा। तो इसमें है 7429 का। तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, और जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो कठिन लगा होगा। देखो, इसमें मैंने बारी बारी से देखे, 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, और 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा, और इसमें जाएगा 17 का भाग। इसको भाग दे के बारी बारी से देखना है। पहले तो भाजकता के नियम से ही पता चल गया, 2 3 5 का। तो फिर 7 का देखा, 11 का देखा, नहीं गया, तो इसमें जाएगा भाग 17 का। तो इसमें मैंने दिया 17 का भाग, और ये जाएगा 437 बार। अब देखो, अब इसमें 17 का भी नहीं जा रहा, इसमें 17 का भी भाग नहीं जा रहा। जब एक बार अपने पास अभाज्य संख्या 17 मिल गई ना, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या का भाग आने वाली संख्याओं में नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसमें इससे जो भी प्राप्त होंगी, यहाँ पे प्राप्त होगी संख्या, उसमें 17 से छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। क्यों? वो भाग जाता तो वो पहले ही चला जाता। इसलिए हमें जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो उच्चतर क्रम में सोचना है। तो अब हमें 17 से ऊपर की संख्या ही सोचनी है। तो इसमें संख्या मिलेगी हमें कितनी? इसमें मिलेगी 19 का भाग देके देखते हैं। 17 का देखेंगे पहले। तो 17 का इसमें भाग नहीं जा रहा, 17 का भी नहीं जा रहा। तो अब देख के देखते हैं 19 का। 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो मैं इसमें 19 का भाग दूंगा तो वो चला जाएगा। तो 19 का भाग जाएगा इसमें 23 बार। और 23 क्या है? 23 हमें पता है अपने आप में कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से इसमें फिर किसका भाग जाएगा? 23 का। तो एक बार गया। तो अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए हमें? चौ ये मिल गया अपने पास 7429 का भाग। अभाज्य गुणनखंड कितने मिले? 17, 19 और 23। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या था। क्वेश्चन 2 में हमारे पास, आप बुक साथ में लेके बैठे हैं जिसके पास बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, ये कंप्लीट हो गया एक। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इसके साथ साथ क्या करना है? इनकी जांच करनी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। वो किसके बराबर आना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। तो आप अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आप बुक साथ में रखिए। 510 का है, और 92, 636 और 54 का निकालना है। तो मैं चलता हूँ अपने जहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर बाकी का जो रह गया था वो डालें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड रह गया था, जो कि होमवर्क में दिया था। तो 510 और 92 जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं, क्योंकि ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे? 510 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का देंगे 255 बार, और 3 बार 3 का देंगे इसके बाद, क्योंकि जाएगा नहीं। तो 5 का आ जाए, चला जाएगा 2 का, 3 का। तो अब 5 का जाएगा 17 बार, और फिर 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 का एक बार गया। तो इस प्रकार से हमें 510 के कितने मिल गए? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इनको स्पीड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये होमवर्क कर, इनके जैसे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि हम इसको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ये हमने पहले समझा दिए हैं। आप इसको, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आप मिलान कर लें कि आपने जो किया है वो सही किया है। तो इसमें क्या हुआ है? पहले 2 का गया, फिर 2 का गया, और फिर 23 का गया है। 23 का एक बार गया है। तो इसके यहाँ पे गुणनखंड मिल गए अपने पास। 92 के मिल गए 2 गुना 2 गुना 23। अब देखो, हमने एक चीज बताई थी, एलसीएफ एलसीएम निकालने की। सॉरी, पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त है। तो इसमें क्या करना होता था? हमारे पास जितने भी उभयनिष्ठ
जितने भी क्या थे, उभयनिष्ठ। और करना, उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में समान है। और उनकी क्या लेनी होती है, छोटी घात लेनी होती है। छोटी घात, ये ध्यान रखना, उभयनिष्ठ होने चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए, किसमें, एचसीएफ में। अब देखो दो इसमें है, क्या इसमें भी है, हाँ है। इसमें दो की घात कितनी है, दो बार है आया है। इसमें दो एक बार है। तो हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ देखना है और छोटी घात, तो दो इसमें मिलेगा। तो हमने दो ले लिया। अब आगे देखो, आगे कोई मिल रहा है क्या, तीन इसमें है, इसमें नहीं है। पांच इसमें ही है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। 17 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, केवल क्या मिला, दो। तो हम इसको हटा देंगे क्रॉस को। तो अपने पास आवाज एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया इसका दो। यही इसका एक आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ध्यान में रखना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना है। ओवेनिश नहीं है इसमें, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, और वो भी कैसा, उसकी भी कैसी घात लेंगे, बड़ी घात। लेस है मतलब ले लेना है सभी को, सभी को लेना है। लेस है मतलब ये ध्यान रखना, याद रखने के हिसाब से लेना है सभी को, लेना है सभी को। इसमें सभी को लेना है, और घात कौन सी चलेंगी, बड़ी घात, जो मिलते जाएंगे दोनों में उनकी बड़ी बड़ी घात लेना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले हमने देखा, इसमें दो पे जाते हैं, इसमें दो पे देखा, इसमें दो देखा, अभाज्य गुणनखंड दो। इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें घात ज्यादा है। तो हमें कौन से लेने हैं, ये ज्यादा वाले लेने हैं। तो हमारे पास आ गया ज्यादा वाला, दो का घात कितना है, दो बार है, तो ये ले लिया, एक हमें ये मिल गया। अब आते हैं तीन, तीन इसमें है, लेकिन दूसरे अभाज्य गुणनखंड में तीन नहीं है। दूसरे में तीन नहीं है, फिर भी क्या करना है, हमें लेना है, क्योंकि लैसे में हम सभी को लेते हैं। तो यहाँ से हमें तीन मिलेगा, तीन ले लिया। फिर हमें क्या होगा, पांच, पांच दूसरे में नहीं है, फिर भी हमें लेना है, क्योंकि एलसीएम में लेते हैं सभी को। तो ये पांच, 17 भी लेना है। और इसी प्रकार से हमें क्या, ये दो तो हमने पहले ले लिए, अब अपने बारी आती है 23 की। ऐसा नहीं है एक ही संख्या के गुणनखंड को देखेंगे, हम दूसरे संख्या के भी देख लेंगे इसमें। तो इसमें 23 को भी हम लिख लेंगे। तो हमने 23 को भी लिख लिया। अब इनको गुना करना है खुद से, और इसको देखना है, इसका आंसर आएगा 23,460। मैं इसको नहीं करा रहा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क की तरह छोड़ दिया है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 23,460। अब हमें क्या करनी थी इसमें, जांच। क्या करनी थी इसमें, जांच। तो जांच इसमें हम नीचे कर देते हैं, चलो यहाँ नहीं करते। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर एक डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर दो डाल देते हैं। और जांच क्या करनी है, हमें चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का गुना उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल देखो कितना आ रहा है। दोनों संख्या कौन कौन सी है अपने पास, ये 510 और 92। 510 गुना 92 करेंगे, तो ये 510 गुना 92 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास। इसको हल करना और करके देखना, ये आएगा 46,920। आप इसको यहाँ पे हल करके और देख लेना गुणनफल करके। तो ये समीकरण नंबर हमने डाल दिया तीन। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, एल एच सी एफ और एलसीएम का गुना चाहिए। अब क्या करना है, एच सी एफ गुना एलसीएम देखना है। तो एच सी एफ कितना आया था, एच सी एफ आया था अपने पास दो, दो ले लिया। अब एलसीएम कितना आया था अपने पास, एलसीएम आया था 23,460, इसका मान धर दिया। हमने क्या किया, हमने एच सी एफ का मान यहाँ धर दिया और एलसीएम का भी मान यहाँ धर दिया, तो बराबर में लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,920, दो का गुना है, तो ये भी इतना आएगा। इसको हल करना, रफ में आ जाएगा। तो अब अपने पास समीकरण देखो कितना मिल गया, दोनों संख्या बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या गुणनफल वाली किसके बराबर आई है, एचसीएफ और एलसीएम के। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, सिद्ध करना था। अतः समीकरण तीन
वह 4 से क्या बात सिद्ध हो गई? इसमें सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आया है? HCF गुना LCM के। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या सिद्ध हो गया कि इनका गुणनफल HCF और LCM के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये सिद्ध हो गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कर लिया। अब एक क्वेश्चन और बच गया इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। आज तो सारे क्वेश्चन उदाहरण जो भी हम रह गए थे वो सब करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, आप बुक साथ में लेके रहना है। इसमें क्या था कि 336 व 54 का निकालना था ऐसे ही। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 336 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 168 बार, इसमें 2 का जाएगा 84 84 बार, 2 का 42 बार, 2 का 26, 26 नहीं, ये जाएगा 21 बार, 21 दूनी 42, 2 का नहीं जाएगा तो अब जाएगा 3 का 7 बार, और अब 7 का 1 बार। ध्यान रखना, ये मैं होमवर्क के लिए होमवर्क में दिए थे, पहले करवा दिए, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड से करा रहे हैं। तो ये 27, 3 का 9 बार जाएगा, 3 का फिर 3 बार, और 3 का फिर 1 बार। तो हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए कितने? 336 के मिले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 के कितने मिल गए? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो HCF में क्या लेते हैं हम? HCF, HCF में हम लेंगे, HCF में ओवेनिस्ट लेंगे, ओवेनिस्ट और छोटी घात, छोटी घात, ये याद रखना है बस। ओवेनिस्ट होने चाहिए अभाज्य गुणनखंड, और उसकी क्या लेंगे हम? छोटी घात लेंगे। अगर ये याद नहीं हुए तो गलत कर जाओगे। तो सबसे पहले ओवेनिस्ट पे टिक लगा लिया करो। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लेना है। 2 की छोटी घात क्या है? ऊपर वाले में तो 2 की कितनी घात है? ऊपर वाले में 2 की 4 घात है, तो 4 घात लेनी है क्या? नहीं। तो 2 की कौन सी घात लेंगे? छोटी। तो हमने क्या ले लिया? केवल 2 ले लिया, ये ले लिया। फिर इसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 की भी छोटी घात लेंगे। इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो हमें छोटी लेना है। तो हम ऊपर वाली से ले लेंगे 3। अब देखो और कोई मिल रहा है क्या इसमें? 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया? केवल 2 गुना 3 आ गया। इसको हल करके देखना है, 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया। तो अपने पास एक तो आंसर ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएम। अब एलसीएम का भी फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया? इसमें प्रत्येक को लेना है और उसकी क्या लेनी है? बड़ी घात। ये याद रखा करो, ये जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम की चीज है। प्रत्येक को लेना है और बड़ी घात लेनी है। देखो प्रत्येक अभाज्य को लेना है, अभाज्य गुणनखंड को। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 कितनी बार है? 4 बार, इसमें 1 बार है, तो हमें 2 की कितनी घात लेनी पड़ेंगी? 4। तो मैंने 2 की ले ली 4 बार, ये ले लिया साहब। इसके बाद 3 इसमें है, इसमें सभी को लेना है। 3 इसमें है, इसमें नीचे वाले में कितना है? 3 इसमें है और नीचे वाले में ज्यादा है, जो ज्यादा मिले उसको लेना है। और नहीं भी मिले ना, दूसरे में ओवेनिस्ट ना हो तब भी लेना है, क्योंकि इसमें ओवेनिस्ट वाला नहीं देखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 कितनी बार है नीचे वाले में? 4 बार, 3 बार है, 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखो 7, 7 इसमें है या नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है? लेना है। क्यों? लैसे में हम सभी को लेते हैं। और इसके बाद और कोई बचा? और कोई सर नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? इतना ही हो गया। अब इसको हल करेंगे और देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा इसको हल करके? इसको ये तो 2 का 4 बार हल करेंगे तो ये आ गया 16, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ तक हो गया, और पीछे 7 है। इसका गुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3024। तो अपने पास एलसीएम आ गया 3024। तो ये अपने पास एक आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, और हम क्या करेंगे?
पहले दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? कितनी कितनी संख्याएं थी अपने पास? 336 और 54। तो 336 और 54 का गुणा कर देते हैं। तो इसको हल करके देखना, मैंने हल किया हुआ है। तो ये आएगा 18,144। और इसको क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमें देखना है एचसीएफ और एलसीएम का गुना। अब एचसीएफ गुना एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ कितना था? एचसीएफ था अपने पास 6। यहाँ पे 6 था। एक तो 6 का गुना करना है और ये 3024 का। तो यहाँ लिख देते हैं 6 गुना 3024। तो ये 6×3 18 है, लगभग कितना आ रहा है? 18,144 ही आएगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 4 मिल गया। समीकरण 3 और 4 हमें क्या बता रहा है कि ये दोनों संख्याएं कैसी आ रही हैं? बराबर। 3/4 से। तो ये दोनों संख्याएं कैसी आ रही हैं? आपस में बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ गया? एच सी एफ गुना एलसीएम के। तो ये हमें जांच करके मिल गया। तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमने कल नहीं करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम वही है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, सेम वही है जो हमने पहले यहाँ पे किए थे। पर अब क्या करना है? हमारे पास संख्याएं कितनी बन गई? 3 संख्याएं। और 3 संख्याओं का क्या करना है? वही करना है, बस इनको अलग अलग लिख लेना है। और गुणनफल जो ओवेनिस्ट आ रहे हैं, एचसीएफ में जो प्रत्येक ओवेनिस्ट आ रहा है और छोटी घात को लेना है। और एलसीएम में जो सभी में गुणनफल हैं और उनके उच्चतम घात को लेते हुए चलना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको ही कराऊं या फिर एक दो को करा देते हैं? चलो सबको ही करा देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला संख्याएं कौन सी है? 12, 15 और 21। तो सबसे पहले मैं तीनों के क्या कर लेता हूँ? अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 12 का, 15 का और 21 का। और किसका? 21 का। तो 12 का देखो 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार। यहाँ पे 3 का जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार। यहाँ पे 3 का कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 का ही जाएगा 1 बार। तो यहाँ से हमें मिल गए 12 के 2 गुना 2 गुना 3। और 15 के मिले हमें 3 गुना 5। और 21 के हमें मिले 3 गुना 7। अब अपने पास सिंपल है। हमारे पास पहले क्या निकालना है? एच सी एफ। एच सी एफ में मैं क्या बोलता हूँ हमेशा? ओवेनिस्ट को लेना है। ओवेनिस्ट। और क्या करना है? छोटी घात। छोटी घात। पहले ओवेनिस्ट देखो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। और तीनों में घात कितनी है? एक एक घात है, तो छोटी घात एक ही हो गई। तो हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। बाकी और कोई ओवेनिस्ट है इसमें? नहीं है, तो अपने पास एच सी एफ तो कितना आ गया? 3। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएम। अब एलसीएम में मैंने क्या बोलता हूँ हमेशा? प्रत्येक को लेना है। प्रत्येक मतलब इसमें 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 सभी में देखना है। और जो कॉमन मिल रहे हैं उसकी क्या लेनी है? बड़ी घात। क्या करनी है? बड़ी घात। तो देखो क्या है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बड़ी घात कितनी मिली? 2 का 2 बार मिला। तो मैंने लिख दिया 2 गुना 2। 2 गुना 2 ले लिया। अब इसके बाद 3। इसके बाद देखो 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार। 3 तो एक ही बार है सब में, तो 3 ले लिया। अब कैसे, कौन सा मिलेगा? देखो यहाँ पे इसमें तो ढूंढ लिए। इसमें 3 ऑलरेडी हमने पहले ले लिया। अब 5। 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो 5 हमें लेना है, सभी को लेना है इसमें बस।
और अगला क्या है इसमें, 5 ले लिया, 7, तो 7 को भी ले लेंगे। तो इसको हल करेंगे गुणन को, तो ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 गुना ये करेंगे तो 420। तो एलसीएम कितना आ गया, 420। ध्यान रखना मैंने एक लाइन लिखाई थी कि 3 संख्याओं के लिए उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं आता। ये ध्यान रखना, केवल 2 संख्याओं में ही ये सिद्ध हो सकता है और 2 संख्याओं में ही मान्य रहता है। तो हमने ये निकाल लिया इस प्रकार से। तो ये आ गया अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, एक तो 17 है और 23 है और एक है 29। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखो। सेकंड, थर्ड का सेकंड है अपने पास 17, 23 और 29। अब देखो यहाँ पे हमें देखने पे मिल रहा है कि ये 17 है वो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 में जाएगा एक बार। और 23 है वो भी अभाज्य संख्या है, तो 23 का ही जाएगा। और 29, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 29 का ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनके गुणनफल कितने मिल गए, 17 का 17 मिला और 23 का 23 मिला और 29 का 29 मिला। और तो एचसीएफ कितना आ गया। अब देखो इनमें तीनों में कोई मिल रहा है क्या, हमें क्या देखना है, ओवेनिस्ट देखना है। 17 नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो ओवेनिस्ट जब कोई नहीं मिले तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि एक का तो सब में मिल जाता है। तो ये हो गया। अब अपने पास दूसरा आता है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लेना है। तो सभी को लेना है मतलब इसमें 17 है, तो 17 भी लेना है, तो 17 आ गया। फिर इसमें 23 है तो 23 को भी ले लेंगे। फिर 29 है तो 29 को। तो इनको जब गुणनफल करेंगे तो इनको गुणनफल करके देखना और ये आएगा अपने पास 11,339। खुद से करना, आपका रफ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा और यहाँ पे टाइम भी बच जाएगा। तो ये करके देखना। अब इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप रफ में ही उतार रहे होंगे। अगले ये है 8, 9, 25। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले 8 के देखेंगे, 2 का जाएगा 4 बार, 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार जाएगा। फिर 9 का 3 से जाएगा 3 बार और 3 से 1 बार। और ये क्वेश्चन बहुत बार करवा दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं। इसमें 5 से 5 बार और इसमें 5 से 1 बार। तो इस प्रकार से हमें 8 के मिले 2 गुना 2 गुना 2 और 9 के मिले 3 गुना 3 और हमें मिल गया 25 का 5 गुना 5। अब देखो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, हमेशा उभयनिष्ठ देखते हैं। कौन सा देखते हैं, उभयनिष्ठ। और ओवेनिस्ट में क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 भी नहीं मिल रहा हमारे पास। जब इसमें कोई ओवेनिस्ट नहीं मिल रहा तो और 3 भी नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा, तो ओवेनिस्ट कोई भी नहीं मिला तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या करना है, सभी को लेना होता है। देखो 2, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उच्चतम घात इसी में मिली कितनी बार, 3 बार। तो इसको 2 को कितनी बार लेना है, 3 बार। तो ये ले लिया। अब अगला देखो, इसमें 3 मिला, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 की उच्चतम घात कितनी मिली, 2 बार। तो 3 को क्या कर लेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 5, 5 केवल इसी में है, तो हम इसको 5 को 2 बार ले लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 8 आ गया, यहाँ से यहाँ तक हल किया 9 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 25 आ गया। फिर इसको 8 करेंगे, 9 8 72, फिर 25। तो इसको और हल करेंगे तो इसको गुणनफल करने पे आ जाएगा 1800। तो आप इसको रफ में हल करके देखना, गुना क्या इतना ही आता है कि नहीं आता। तो इस प्रकार से हमें एचसीएफ और एलसीएम मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन 4 इसको थोड़ा सा क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, ये वाली इमेज मैं इसको उधर भी ले लेता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे ध्यान देना है, HCF दे रखा है 306 और 656 का 57 का 9 दिया है, और LCM कितने का दिया है, 306 और वही 657 का, ये क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास क्या कर रखा है, HCF दे रखा है, LCM हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखेंगे पहले क्या है दिया है, क्या दिया है, एक तो दोनों संख्याएं दी है, ए दिया है कितना 306, और संख्या बी कितनी दी है 657, और उनका HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया है 9, HCF कितना दिया है 9, और LCM क्या करना है हमें ज्ञात करना है। इस पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दे। संख्या मतलब ये मैंने कहाँ से लिखी है, ये संख्या यही है 306 और 657, हमने ऐसे व्यक्त किया था HCF, इसको A कॉमा B लिखा था, तो ये इसके में पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई, तो मैंने लिख दिया इसका पहली संख्या A मान लिया, दूसरी संख्या B मान लिया, तो अपने पास 306 और 657। इसी प्रकार एलसीएम में ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। अब हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि हमने ये चीज पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि HCF का गुना LCM से करें तो वो कितना आएगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, और गुणनफल कितना है, एक संख्या A और दूसरी संख्या B मानी हुई है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं। देखो अब हमें ज्ञात क्या करना है, चलो ये भी देख लेते हैं, HCF ज्ञात करना है, सॉरी ये गलत लिख दिया है, इसको HCM, तो हमें क्या करना है HCM ज्ञात करना है। तो हम HCM को एक तरफ रखते हैं, इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा HCM बराबर A गुना B, और उसमें भाग किसका देना है HCF का। तो देखो A का मान रखो, इसमें A का मान है 306 गुना 657, B का रख दिया, HCF का मान कितना है 9, तो मैंने 9 रख दिया, और ये क्या आ रहा है हमारे पास LCM, LCM। तो यहाँ पे इसमें दोगे भाग, तो 9 से ये कटेगा, 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, 34 बार ये आ गया, 34 का गुना 657 करके देखना, और ये तुम्हारे पास मिलेगा 22,338, 22,338 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एलसीएम 22,338 हमें मिल गया है, तो ये अपने पास क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे ना आगे के, कैसे करना है, जब भी हमारे पास एक अज्ञात राशि दी जाती है तो हम इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। ये तो दोनों संख्याओं का क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, और ये क्या है एचसीएफ और एलसीएम, मैस है और लेस है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को हम करना सीख गए। अब क्वेश्चन संख्या 5 जो दे रखी है, उसमें क्वेश्चन संख्या 5 में ये वाला क्वेश्चन, ये हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक प्रमेय का कथन लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 कर लेते हैं, तो जिससे क्या रहेगा कि ये पीछे हो जाएगा, इसको आराम से समझ लेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अब क्वेश्चन संख्या 6 देखो, व्याख्या कीजिए कि एक तो ये संख्या दे रखी है और ये संख्या दे रखी है, तो ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये जांच करनी है। चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 5 ही कर ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पे समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, एक अभी अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय है, तो उसको हम लिख लेते हैं, उस प्रमेय को लिख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें हेडिंग डालो, एक हल्का सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, हेडिंग डालो अंक गणित की
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ये क्या कहती है कि इसका ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, पर इसका कथन हमने लिखाया नहीं है। तो इस प्रमेय का कथन क्या है? ये कहती है कि किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, और ये हमने लिखा भी है। तो जस्ट इसको लिख लेते हैं। तो इसमें लिखो, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। इसमें हमने क्या लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखा जा सकता है, और हमने किए भी हैं। भाज्य संख्याओं के रूप अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड निकाले भी हैं। और इसमें लिखना, और जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या प्राप्त अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों व उनके गुणनफल से विभाजित होती है। गुणनफल से विभाजित होगी, विभाजित होती है। तो देखो, इसको मैं एक उदाहरण से लिखा देता हूँ। इसमें उदाहरण लिखना है एक। मेरे पास 18 संख्या है। मैंने क्या किए, पहले मैंने क्या बोला है कि नियम के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या क्या कर सकते हैं, हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक भाज्य संख्या है 18। तो इसको मैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख रहा हूँ। 2 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, 3 का 1 बार। तो मैंने क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 गुना 3 गुना 3। तो मैंने यहाँ तक ये लाइन हो गई है, लिखा जा सकता है। तो मैंने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या कहती है प्रमेय की, भाज्य संख्या प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों, मतलब 2 3 3 गुणनखंडों, ये हो गया, और उनके गुणनफल से विभाजित होती है। इनके गुणनफल क्या है, 2 का 3 से 6, 6 से भी संख्या में भाग जाएगा। फिर इसका भी भाग गुना किया, 3 गुना 3, इससे भी इसमें भाग जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस 18 में इस प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का क्या जाएगा, भाग जा सकता है। ऐसा ये प्रमेय कहती है, और ऐसा सत्य है। क्यों, इसके ही गुना में आया ये। तो इसमें 2 का भी भाग जा सकता है, 3 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अगर हम इनको भी आपस में गुना करें तो उनका भी भाग इसमें जाएगा। तो ये प्रमेय समझ में आई। इसमें नीचे और लिख लेना, संख्या 18 18 संख्या संख्याएं 2, 3 व 2 गुना 3 से विभाजित होगी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया कि 18 किससे भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। और इनके गुणनफल मैंने लिखा था, उनके गुणनफल किनके, अभाज्य गुणनखंडों के। तो अपने पास इनके जो गुणनफल फल आ रहे हैं उनसे भी ये क्या होगी, भाज्य होगी। तो इसमें देखना, देखो 2 का दिया तो 2 नाम 18, 3 का तिछी का 18 जा रहा है, और 2 गुना 3 का मतलब 6, 6 का भी भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, 18 में 6 का 6 18 जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये आधारभूत प्रमेय है कि संख्या को हम टुकड़ों के रूप में, खंडों के रूप में लिख सकते हैं। और खंड कौन से होते हैं, वो खंड होते हैं हमने अभाज्य गुणनखंड। खंड कौन से, अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसी पर आधारित अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, एक 5 है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n
6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया पूछ रहा है कि 6 की घात n करें हम, क्या करें? क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें जांच करनी है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? देखो, अब इसका मतलब क्या है, 0 पे समाप्त हो सकती है? 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे हमने ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं पढ़ा। देखो, मेरे पास कोई संख्या है, अभी उतारना नहीं है, समझना। मेरे पास एक संख्या है 2445। चलो 24,2425 ये संख्या है। इस संख्या में ये अंक किसको निर्देशित करता है? इकाई को। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा है। और ये अंक किसको प्रदर्शित करता है? ये दहाई को। दहाई का अंक है। और ये दहाई सैकड़ा का अंक है। और ये हजार वाला है। तो ऐसे हम इस एक संख्या को किससे पढ़ते हैं? बाईं तरफ से नहीं, दाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं और बाईं तरफ की ओर चलते हैं। किधर से किधर चलते हैं? इधर से इधर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे छोटी पहली संख्या यह है, दूसरी यह है, तीसरी यह है, चौथी यह है। जितनी संख्या इधर बढ़ती जाएंगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। ये उच्चतम स्थान होता, ये सबसे बड़ा अंक होता है, क्योंकि ये हजार का स्थान है, ये सैकड़ा का, ये दहाई का, ये इकाई का। तो 0 पे समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये समाप्त होने वाली संख्या है वो 0 आए। मतलब उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, भाजकता का नियम क्या कहता है? अगर किसी भी इकाई का अंक क्या आ जाए हमारे पास, इकाई का अंक 0 आए, इकाई का अंक 0 आए, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 5 से तो विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 5 से। किससे विभाजित होगी? 5 से। तो अब इसमें देखो, अभी लिखना नहीं है, समझा रहे हैं हम। अब अपने पास 6 की घात n है। 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, और ऊपर घात क्या है? n है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 की घात n और 3 की घात n। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। कितने हुए? 2 और 3। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें किस किस का भाग जा सकता है? केवल 2 का जा सकता है और 3 का जा सकता है। क्यों? क्यों? इसका पता किसने बताया था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ने बताया था कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में लिख सकते हैं, और उसमें भाग किसका जाएगा? उसी के अभाज्य गुणनखंडों का भाग जाएगा। जैसे 18 में 2 का और 3 का दिया था। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 व 3 है। तो 2 और 3 है, तो मतलब इस संख्या में किस किस का भाग जा सकता है? 2 और 3 का। अब हमें क्या चाहिए कि 0 पे समाप्त हो जाए। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? जो संख्या 0 पे समाप्त होती है, मतलब संख्या कैसे होगी? 10 होगी, 100 होगी, या फिर 120, 130 ऐसे होगी। 0 पे समाप्त होने वाली तो ये संख्या है। इनमें 5 का और 10 का भाग जाएगा। किसका? 5 का और 10 का भाग जाएगा। तो 0 पे समाप्त होने वाली संख्या अवश्य रूप से 5 से भी विभाजित होगी और अवश्य रूप से 2 से भी विभाजित होगी। किस किस से? देखो, 0 वाली संख्या है तो वो किस किस से विभाजित होगी? वो 5 से भी विभाजित होगी और 2 से भी। 2 और 5 से विभाजित होगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी इसको उतारना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। 2 और 5 से होगी। पर यहाँ पे 2 से तो विभाजित है। किससे विभाजित है? ये संख्या 2 से तो है, पर किससे नहीं है? 5 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये संख्या, इसमें इकाई का अंक 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 से विभाजित नहीं है, 2 से तो है। तो अब इसमें लिखेंगे, इसी बात को हम कथन के रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें लिखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे इसका हल लिखेंगे। हाँ, अब इसमें लिखो। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें बस लिखना है। इसमें लिखना है
कोई संख्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इकाई का अंक इकाई का अंक शून्य होगा। इकाई का अंक 0 होगा तो 0 होगा तथा ऐसी संख्या ऐसी संख्या 2 व 5 से विभाजित होंगी। किससे विभाजित होगी? विभाजित होगी। 2 व 5 से अवश्य विभाजित होगी, ऐसा लिखना है। इसमें जोर दे के लिखना है कि ये अवश्य रूप से विभाजित होगी। 5 से अवश्य विभाजित होगी, यानी कि 5 से 2 से भी होगी और 5 से भी होगी। अवश्य विभाजित होगी अर्थात अब क्या होना चाहिए? अर्थात फिर मैं क्या कहती है अपनी, तो अर्थात 6 की घात n में 6 की घात n में क्या होना चाहिए? फिर इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अवश्य आना चाहिए। अवश्य आना चाहिए। अब 2 व 5 आएगा तभी हम क्या कहेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित है? ये संख्या ये संख्या 2 व 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। लेकिन अब हमें जांच करनी होगी, तो इससे विभाजित होनी चाहिए। अब इसमें लिखना, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा था। यह संभव नहीं है क्योंकि क्योंकि 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 की घात n। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 की घात n और 3 की घात n है। क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 व 3 है, तो 2 तो मिल गया, पर इसमें क्या नहीं है? 5 इसमें नहीं मिला। अतः इसमें लिखना, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। इसी कारण इसी कारण इसी कारण 6 की घात n किसी भी किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती है। ये इसका आंसर हो गया, जो तुम्हें याद रखना है और समझ में आ गया होगा। समझ में क्या है? इसमें क्या करना है, देखो, इसमें 0 पे समाप्त होती है तो वो संख्या किस इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक 0 आता है तो वो संख्या क्या होगी? 2 और 5 से अवश्य विभाजित होनी चाहिए। अब 6 के घात n में अभाज्य गुणनखंड देखे, 2 और 5 आना चाहिए। जो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 3 ही आ रहे हैं, अतः ये संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही। क्यों? इसमें 5 आना चाहिए था, तो इस कारण से ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब 6 पे क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो। 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्याएं हैं। तो आपके पास नोटबुक होगा, उसको सामने रखिए और हम सिद्ध करेंगे कि ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वही है जो उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा लिख पाए तो हम कह देंगे कि ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। देखो, अगर हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इन संख्याओं को लिख दिया तो हम कह देंगे कि वो संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें क्या दे रखा है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 व 7 गुना 6
गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य हैं। सिद्ध करना है ऐसा। हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही सिद्ध करना है कि ये क्या है, ये संख्याएं भाज्य हैं। तो देखो, पहले रफ में उतारना है सब कुछ, फिर इसको फेर में उतार लेना। अब भाज्य सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिख सकते हैं। अगर हम लिख पाए तो हम कह देंगे कि वो संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे संख्या को, पहले इसको 7 गुना 11 गुना क्या है, 13 प्लस 13। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसमें से देखो, दोनों साइड से क्या आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 7 गुना 11 गुना, ये तो ये एज इट इज बच गया, ये 13 बाहर आ गया, और प्लस में क्या बच गया, एक, इसका एक बाहर आ गया। यहाँ से 13 बाहर आया तो एक बच गया। तो ये संख्या को मैं ऐसे लिख दूं, 13 गुना 7 गुना 11 प्लस एक। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या को हमने क्या कर दिया, आ, ये लिख दिया, 13 गुना दो संख्याओं के उसमें क्या लिख दिया है, गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है, इस संख्या और इस संख्या। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, इसको देख लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। चलो पहले इसमें ऊपर वाले कथन को लिख देते हैं। अब देखो, इसमें समीकरण 1 से स्पष्ट है कि संख्या को अभाज्य, इसमें क्या आ जाए, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया है, हमने दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, तो हमने इसको क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। अतः यह संख्या, यह संख्या भाज्य है। यह संख्या क्या है, भाज्य है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमें ये दूसरी संख्या भी सिद्ध करनी है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसको भी क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखो 5 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, 5 को बाहर ले लेते हैं। तो यहां से बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो एक बच जाएगा, और यहाँ से 5 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। इसको रफ में करके देखना, तो 5 गुना इसको हमने लिख दिया, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो इसको भी हमने क्या कर दिया है, दो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। कैसे लिख दिया है, एक ये अभाज्य गुणनखंड और एक ये अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या कह सकते हैं, ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। तो इसको समीकरण डाल देते हैं, समीकरण नंबर 2। तो इसमें लिख देते हैं, अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि संख्या को, 2 से स्पष्ट है कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह संख्या, यह संख्या भी भाज्य है। तो ये संख्या क्या है, भाज्य है। क्यों?
क्योंकि हम इनको क्या कर रहे हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और वो भी किस पे, अभाज्य गुणनफलों के रूप में लिख दिया है हमने। तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है, भाज्य है। भाज्य है तो इसमें किस किस का भाग जाएगा, इसमें उन्हीं का जाएगा जो इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये हम प्रमेय में ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी प्रमेय कराई थी ना। अगर हम जिसके भी गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं तो उसका इसमें इस संख्या में भाग चला जाएगा, और भाग चला जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो उस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक खेल का मैदान है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है कोई, इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार रास्ता है, ऐसा रास्ता, ये वृत्ताकार रास्ता है। इस पे क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया क्या कर रही है, इस पे चक्कर लगा रही है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट। सोनिया जब चक्कर लगा रही है तो वो 18 मिनट में तय कर रही है वो पूरा चक्कर, और जब रवि चक्कर लगा रहा है तो वो कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक स्थान से मतलब मान लो कि सोनिया और रवि यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं कि चल भाई रवि और चल भाई सोनिया दोनों साथ में दौड़ लगाते हैं। तो दोनों जब साथ में दौड़ लगा रहे हैं तो ये पता करना है कि वो कितने समय बाद उसी स्थान पे मिलेंगे। देखो, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, हाँ 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या हो रहा है कि देखो एक वृत्ताकार पथ है, ये ले लिया, एक वृत्ताकार पथ है। तो इसमें क्या कर रही है, इसमें यहां से क्या चल रही है, सोनिया भी चल रही है। इसमें कौन गति कर रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, सोनिया और रवि भी लगा रहा है। सोनिया और क्या कर रहे हैं, रवि भी इसके चक्कर लगा रहा है। अब दोनों चक्कर लगा रहे हैं, सोनिया कितने मिनट में लगा रही है, सोनिया चक्कर लगा रही है इसके 18 मिनट में। सोनिया कितने मिनट में चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। सोनिया जब जहां से चलती है तो एक चक्कर पूरा करके वापस से वहीं पे आ जाती है। और रवि कितने मिनट में लगा रहा है, रवि लगा रहा है 12 मिनट में। रवि कितने मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में। तो भाई रवि जल्दी लगा रहा है चक्कर, 12 मिनट ले रहा है, और सोनिया धीरे धीरे चल रही है। तो होगा क्या, देखो अब ये पूछा गया है कि अगर दोनों एक ही जगह से चले, मतलब यहीं से क्या चले सोनिया और यहीं से क्या चले रवि, एक ही जगह से चले, तो ये कितने समय बाद एक ही इसी जगह पे मिलेंगे। किस जगह पे, इसी जगह पे मिलेंगे। इस जगह पे कब मिलेंगे, तो भाई ये देखो जब सोनिया और रवि यहां से चलेंगे तो रवि तो जल्दी चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगा, पर सोनिया 18 मिनट लेती है तो पहले चक्कर में सोनिया यहाँ पीछे रह गई, फिर अगली बार चलेगी। तो ऐसे करके चलते चलते हमें वो समय निकालना है कि बहुत चक्करों के बाद ये दोनों कब मिलते हैं, इसी आ, बिंदु पे कब मिलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन संख्याओं का हमें लय से लेना होता है। लय से उस बड़ी छोटी छोटी संख्या को बता देता है कि ये दोनों संख्याएं कब विभाजित होती हैं। तो हम बता देंगे कि जब विभाजित होंगी तो वही इनके मिलने का समय रहेगा, उसी स्थान पे रहेगा। तो हम इसमें लिख देते हैं एक चक्कर पूर्ण करने में, पूर्ण करने में पहले लिखते हैं सोनिया द्वारा, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, इसको मिटा के यहाँ लिख लेते हैं सोनिया द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। अब इसी प्रकार क्या है, रवि द्वारा, रवि द्वारा एक चक्कर
पूर्ण करने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। तो अपने पास क्या मिल गए? एक तो मिल गया, इनका समय मिल गया, हमारे पास समय है दिया हुआ है तो 18 मिनट और ये 12 मिनट। तो अब यहाँ पे लिखिए, अतः दोनों के एक साथ मिलने में लगा समय, दोनों के एक साथ उसी स्थान पर, एक साथ, ऐसे लिखो, एक साथ उसी स्थान पर मिलने में लगा समय। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या निकालते हैं? लय से निकालते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं इसी कंडीशन में? लय से निकालते हैं। तो लय से कैसे निकालेंगे? एक तो 18 है और एक 12 है। तो यहाँ पे मिले इस समय क्या निकलेगा? लय से निकलेगा। एलसीएम किस किस का निकलेगा? 18 और 12 का। तो 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे? लय से निकालेंगे। तो हमने लय से निकालेंगे, वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो पहले आवाज से कर लेते हैं। 2 का 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 1 बार, तो 2 का 6 बार, और 2 का 3 बार, और 3 का 1 बार। तो हमने 18 लिख दिया कैसे? 2 गुना 3 और 12 लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम 18 और 12 का। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे क्या बात कही थी मैंने, कि प्रत्येक को लेना है। और कैसी घात को? बड़ी घात को। दो, ऊपर वाले में तो एक ही बार आया है, और नीचे क्या है? 2 बार। तो किसको लेंगे? नीचे वाले को लेंगे, 2 गुना 2। फिर 3, नीचे तो एक ही बार है, ऊपर 2 बार है, तो किसको लेंगे? ज्यादा बार है जो उसको लेंगे, 3 गुना 3। तो अब देखो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौका 36। तो हमें कितना मिनट लगेगा इन दोनों को मिलने में? 36 मिनट बाद। कितना समय लगेगा? 36 मिनट। मतलब जब ये चक्कर लगाते रहेंगे ना ऐसे, तो 36 मिनट जब हो जाएंगी, तो 36 मिनट पे सोनिया और रवि एक ही बिंदु पे मिल जाएंगे। किस पे? एक ही बिंदु पे, वहीं पे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब अगर पूछा जाए कि सोनिया कितने चक्कर लगाएगी जब मिलेगी, तो मिलने से पहले कितने चक्कर लगा चुकी होगी, तो हम क्या करते हैं इसे? 36 मिनट कुल समय लगा है, तो सोनिया चक्कर लगाएगी कितने? ये क्वेश्चन आगे की तैयारी के लिए आते हैं। 36 में किसका भाग दे देंगे? 18 का। 18 दूनी 36, तो सोनिया तो 2 चक्कर बाद मिलेगी। अगर पूछा जाए कि रवि कितने चक्कर बाद मिलेगा, तो कुल समय 36, और 12 इसमें लगा रहे हैं, तो 12 तिया 36। तो रवि कितना चक्कर लगा चुका होगा? 3 चक्कर। तो रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे, और सोनिया 2 चक्कर बाद ही मिल जाएगी। तो रवि आगे चल गया, रवि की स्पीड क्या है? ज्यादा, तो चक्कर किसके ज्यादा लगेंगे? रवि के। सोनिया क्या चल रही है? कम स्पीड से, तो इसकी स्पीड कम है क्योंकि इसका समय ज्यादा लग रहा है, और रवि तो बहुत कम समय में ही चल पा रहा है। तो रवि 2 चक्कर में और सोनिया 3 चक्कर बाद मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। और इसके सारे नोट्स वगैरह प्रॉपर बना के रखना, प्रैक्टिस करना। इसके उदाहरण बुक में दे रखे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चंस वहां से हो जाएंगे। और उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करना है, ऐप शेयर करना है। और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और मिलते हैं कल की क्लास में।